नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी को आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रसार भारती ने शुरू किया आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण। सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, कोविड-19 के अंतराल के बाद संगीत सम्मेलन की नई पारी शुरू होगी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 साल के बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ। सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने महर्षि पतंजलि के योग और आयुर्वेद के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय उनके ज्ञान और परंपरा को समाज के लिए सुलभ बना रहा है। राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना भविष्य के लिए आवश्यक है। महिला शिक्षा के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि शिक्षित बेटियां भारत का गौरव बढ़ाएंगी। शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाए। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है। उनमें से 50% महिलाएं, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाई सभी का सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना का शुभारंभ भी करेंगे, जिसका उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान और विकास के इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। यह सम्मेलन 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, उद्योग और सरकार के 3000 से अधिक प्रतिभागी, साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक और नीति निर्माता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया यूथ गेम्स 2025 में भारत के युवा खिलाड़ियों का इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक सबसे अधिक 48 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा किए गए संदेश में कहा कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने एशिया यूथ गेम्स 2025 में इतिहास रचा है। उनका जुनून, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-7R CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। लगभग 4400 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। स्वदेशी रूप से विकसित यह उपग्रह भारतीय नौसेना की अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणाली और समुद्री क्षेत्र जागरूकता क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा। GSAT-CR में उन्नत ट्रांसपॉन्डर लगे हैं, जो विभिन्न संचार बैंडों पर आवाज, डेटा और वीडियो लिंक को सपोर्ट करेंगे। इसके माध्यम से नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित व वास्तविक समय संचार सुनिश्चित होगा। यह मिशन भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है तथा राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य।
आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रसार भारती आज से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के 67वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह भारत की प्रख्यात सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इसमें देश भर के श्रोताओं को हिंदुस्तानी, कर्नाटक और लोक संगीत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने सम्मेलन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कुछ अंतराल के बाद यह महोत्सव नए स्वरूप में लौट रहा है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को समर्पित होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर द्वीप समूह में दुकानों, गुमटियों और बिना अनुमति चल रहे ठिकानों पर अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने पिछले दिनों रंगत में आगजनी से प्रभावित परिवार से मुलाकात के दौरान अवैध शराब व नशे की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह समस्या रंगत में ही नहीं बल्कि डेयरी फार्म, हैडो, अबरडीन, मायाबंदर, डिगलीपुर और लिटिल अंडमान सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यह पुनरीक्षण 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा और प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी, जबकि सुनवाई और सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक होंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से बूथ स्तर अधिकारियों को सहयोग देने की अपील की है। पिछला पुनरीक्षण वर्ष 2002 में हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की थी। इससे पूरे देश के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिला है। नए जीएसटी सुधारों से आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिल रहा है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने मछली के तेल, अर्ध संरक्षित उत्पाद, फिशिंग गियर और डीजल इंजन पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया है। इस निर्णय से छोटे प्रोसेसर्स और पारंपरिक मछुआरा समुदायों पर कर का बोझ कम होगा। जीएसटी 2.0 में सरकार ने अराकू कॉफी, चमड़े की कठपुतली कला और पत्थर पर नक्काशी से जुड़े विशिष्ट उत्पादों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। यह कदम स्थानीय आजीविकाओं को सशक्त करेगा और इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 आयोजित करेगा। अभियान का उद्देश्य 2000 से अधिक शहरों और कस्बों में 2 करोड़ पेंशन भोगियों तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग होगा, जिसमें पेंशन भोगी स्मार्टफोन से घर बैठे डीएलसी जमा कर सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी को आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रसार भारती ने शुरू किया आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण। सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, कोविड-19 के अंतराल के बाद संगीत सम्मेलन की नई पारी शुरू होगी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 साल के बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।